everyone, welcome to Polly's Psychology. I hope you all are doing good. This is the second part of the fourth chapter, and we'll start with the topic of childhood under the stages of human development. चाइल्डहुड में बच्चे का ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाता है एज कम्पेयर टू इन्फेंट्स. इन्फेंसी में हम देखते हैं कि जो इन्फेंट्स होते हैं वो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, मतलब बॉर्न होते ही वो बहुत जल्दी उनका बॉडी ग्रो करने लगता है और वो धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं. लेकिन चाइल्डहुड बेसिकली उनका जो ईयर्स है वो 2 साल से लेके आगे तक का है, तो चाइल्डहुड में ग्रोथ थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है. यहाँ पर बच्चे जो हैं इस स्टेज में दे डेवलप फिजिकली, सोशली, उनका सेंस ऑफ मोरालिटी जो है, एथिकल थिंकिंग जो है वो उसका पैटर्न अच्छे से इंक्रीज होता है. उनकी फिजिकल कैपेसिटीज़ जो है वो इंक्रीज होता है, मतलब अच्छी तरह से वो चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं. उनके मोटर एबिलिटीज़ में हम देखते हैं कि फिजिकल कैपेसिटीज़ जो है वो इंक्रीज हुआ है. तो जो फिजिकल डेवलपमेंट है उसका अर्ली डेवलपमेंट इट फॉलोज टू प्रिंसिपल. डेवलपमेंट प्रोसीड्स सेफेलोकॉर्डली एंड सेकेंड इज ग्रोथ इज इन द प्रॉक्सिमोडिस्टल ट्रेंड. सेफेलोकॉर्डली का मतलब है कि जो ग्रोथ है वो हेड रीजन से स्टार्ट होता है एंड इट गोज टू द कॉर्डल और द टेल रीजन. इसलिए बच्चे जो हैं वो सबसे पहले अपना कंट्रोल जो है दे गेन ओवर द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी बिफोर द लोअर पार्ट. इसलिए आप देखेंगे कि जो बच्चे इन्फेंट का हेड होता है, आई मीन जो बॉर्न बेबी का हेड होता है, वो उसके बॉडी से प्रपोर्शनेटली लार्जर होता है. मतलब बॉडी जो है वो हल्का सा छोटा होता है लेकिन उनका सर जो है वो ज़्यादा बड़ा होता है उनके एज कम्पेयर टू देयर बॉडी. इसलिए वो पहले अपना कंट्रोल जो है वो पहले अपना हेड रीजन को ज़्यादा अच्छी तरह से गेन कर सकते हैं कंट्रोल को. उसके बाद वो अपने बॉडीली मतलब लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में कंट्रोल करना सीखते हैं धीरे धीरे वो भी. सो दैट्स वाई when during the early infancy we see that the infants crawling, they'll use their arms first and then they'll shift टू यूजिंग द लेग्स. तो पहले जो है वो अपना आर्म यूज़ करते हैं, बाद में लेग्स यूज़ करते हैं. इसका क्या मतलब है कि पहले अपर बॉडी में उनका ज़्यादा कंट्रोल रहता है एज कम्पेयर टू लोअर बॉडी. सेकेंड पॉइंट इज, सेकेंड प्रिंसिपल फॉर फिजिकल डेवलपमेंट इज ग्रोथ इज इन द प्रॉक्सिमोडिस्टल ट्रेंड. इसका मतलब है कि चिल्ड्रन दे गेन कंट्रोल ओवर देयर टॉर्सो बिफोर देयर एक्सट्रीमिटीज. तो जो कि मैंने बताया, जैसे कि बच्चे जो हैं इनिशियली वो सपोज उनको आप कोई बॉल दे रहे हैं या समथिंग पीछे से बुला के आप उन्हें देंगे 2 साल से आगे के बच्चों को, तो वो पहले अपना दिल टर्न देयर एंटायर बॉडी एंड ग्रेजुअली देयर एक्सटेंड देयर आर्म्स टू रीच फॉर दैट थिंग. तो इसलिए कहा गया है कि प्रॉक्सिमोडिस्टल ट्रेंड में बच्चों का ग्रोथ होता है, क्योंकि पहले वो अपने टॉर्सो को अच्छी तरह से कंट्रोल करना सीखते हैं, उसके बाद दे स्टार्ट लर्निंग टू कंट्रोल देयर एक्सट्रीमिटीज जो कि हैंड्स है, लेग्स है. नेक्स्ट इज मोटर डेवलपमेंट. बच्चों में कुछ ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट्स देखा जाता है या ग्रॉस मोटर स्किल्स. फिर नेक्स्ट है कुछ फाइन मोटर स्किल्स देखा जाता है. ग्रॉस में आता है जैसे दे मूव अराउंड विथ कॉन्फिडेंस, मोर पर्पसफुली. ये जो है ये बहुत नेचुरल है, उन्हें अच्छी तरह से समझ में आने लगता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, वो क्या करने वाले हैं, उन्हें क्या चाहिए. तो इसलिए वो धीरे धीरे चलना सीखते हैं, तो वो और कॉन्फिडेंटली मूव करना सीख जाते हैं, क्योंकि दे नो हाउ टू वॉक, दे आर नॉट अफ्रेड टू फॉल, दे नो हाउ टू रन. तो इसलिए दे स्टार्ट टू मूव विथ कॉन्फिडेंस और मोर पर्पसफुली. मतलब अगर उन्हें कोई जगह पर्टिकुलर जाना है, कुछ खेलना है, वहाँ कुछ है, तो दिल गो विद अ पर्पस टू दैट प्लेस. तो इसलिए ये ग्रॉस है क्योंकि ये नेचुरली आता है. फाइन मोटर स्किल्स में हम देखते हैं कि फिंगर डेक्सटरिटी, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीज़ें बच्चों के अंदर में बहुत अच्छी तरीके से आने लगती हैं. वो अच्छी तरह से अपना पेंसिल जो है पकड़ना सीखते हैं, राइटिंग सीखते हैं, आई हैंड कोऑर्डिनेशन है, मतलब उन्हें समझ में आ रहा है कि वो जिधर देख रहे हैं वो वहीं पे उस चीज़ को पर्टिकुलरली एक टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं. इसी ही एज के दौरान जो है बच्चों के अंदर में प्रेफरेंस फॉर राइट या लेफ्ट हैंड यूसेज डेवलप हो जाता है. कुछ बच्चे जो लेफ्टी होते हैं वो लेफ्ट हैंड्स यूज़ करना सीख जाते हैं, ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने लेफ्ट हैंड को, और जो बच्चे यूजुअली राइट हैंड से लिखते हैं वो राइट हैंड में प्रेफरेंस दिखाते हैं. नाउ बच्चों के जो मेजर अकम्पलिशमेंट होते हैं यही ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स में, वो ये होता है कि बच्चे अपने स्टार्टिंग के 3 साल के अंदर अंदर हॉपिंग, जंपिंग, रनिंग, ये सारी चीज़ें सीख जाते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स में. कुछ फाइन मोटर स्किल्स है जैसे कि वो बिल्डिंग ब्लॉक्स को अरेंज करना सीखते हैं, वो चीज़ों को पिकअप करना सीखते हैं, वो भी अपने 4 फिंगर और थंब का यूज़ करके. 4 साल के अंदर में बच्चे एक पैर से एक सीढ़ी चढ़ना सीख जाते हैं.
क्योंकि पहले वो दो दो पैर को रख के एक एक सीढ़ी में चढ़ना चढ़ना उन्हें आता था, लेकिन अब 4 साल हो गया तो वो उनका वो चीज़ डेवलप हो रहा है। फाइन मोटर स्किल्स में हम देखते हैं कि बच्चे जिग्सॉ पजल करना सीख जाते हैं, क्योंकि उनका उतना कॉग्निटिव एबिलिटीज़, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाता है। 5 साल की एज में बच्चे अच्छी तरह से रनिंग सीख जाते हैं, दे एन्जॉय रेसेस, उन्हें वो गेम जो है बहुत अच्छा लगने लगता है। फाइन मोटर स्किल्स में हैंड, आर्म एंड बॉडी ऑल कोऑर्डिनेट विद आई मूवमेंट, तो अच्छी तरह से उनका कोऑर्डिनेशन बन जाता है। नाउ सम ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स आर अर्ली चाइल्डहुड फोकसेस ऑन पियाजेट स्टेज ऑफ प्री ऑपरेशनल थॉट, जो कि 2 से 7 साल के बच्चों के अंदर में होता है। जीन पियाजे जो हैं उन्होंने स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में रिसर्च किया है और वो स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं। तो पहला स्टेज अकॉर्डिंग टू हिम इज द सेंसरी मोटर, जो कि 0 से 2 साल के बच्चों के अंदर में होता है, इन्फेंट्स के अंदर में होता है बेसिकली। प्री ऑपरेशनल में आते हैं चाइल्डहुड वाले बच्चे, जो कि 2 से 7 साल के अंदर में होता है। नाउ इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है 2 से 7 साल के बच्चों के अंदर में, इट इज द सिंबॉलिक थॉट डेवलप्स, ऑब्जेक्ट परमानेंस इज एस्टैब्लिश्ड, चाइल्ड कैन नॉट कोऑर्डिनेट डिफरेंट फिजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब सिंबॉलिक थॉट डेवलप्स, कैसे बच्चे एक चीज़ को इमेजिन करके, सपोजिंग आपने कहा उन्हें कि तुम बॉल बनाओ या एप्पल बनाओ, बिना उस चीज़ को उनके आंखों के सामने रखते हुए वो अपने इमेजिनेशन का यूज़ करके उस चीज़ को बना सकते हैं, उसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसलिए उनका सिंबॉलिक थॉट जो है वो डेवलप होता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस इज एस्टैब्लिश्ड, आप उनके साथ कुछ चीज़ के साथ खेल रहे होगे, आप उसे छुपा दोगे तो वो उस चीज़ को भूल नहीं जाएंगे, उन्हें पता लगेगा कि आपने उस चीज़ को हाइड कर दिया है, तो वो डेवलपमेंट के साथ साथ ये चीज़ भी जो है डेवलप करता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। चाइल्ड कैन नॉट कोऑर्डिनेट, ओके। ये साल के अंदर में, आई मीन ये एज ग्रुप के अंदर में जो बच्चे होते हैं उनके अंदर एक फिजिकल ऑब्जेक्ट का डिफरेंट फिजिकल एट्रीब्यूट्स को कोऑर्डिनेट करने का क्षमता अब तक नहीं आता है, क्योंकि 2 से 7 साल के अंदर के बच्चे, अगर आप उन्हें 2 टाइप्स ऑफ ग्लासेस दिखाएंगे, दोनों में इक्वल क्वांटिटीज ऑफ वाटर होगा, वाटर या कोई भी लिक्विड मान ले, सपोजिंग एक ग्लास बहुत वाइड है और दूसरा जो है वो बहुत नैरो है बट टॉल है, तो आप दोनों को अगर गिरा के उन्हें दिखाएंगे कि दोनों का सेम क्वांटिटी है, लेकिन उन्हें हमेशा से लगेगा कि वो बड़े वाले ग्लास में ज़्यादा क्वांटिटी है। थर्ड वन इज द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, इसमें फॉल करते हैं 7 से 11 साल के बच्चे। द चाइल्ड कैन रीजन लॉजिकली अबाउट कॉन्क्रीट इवेंट्स, क्लासीफाई ऑब्जेक्ट्स इनटू डिफरेंट सेट, एबल टू परफॉर्म रिवर्सिबल मेंटल ऑपरेशंस ऑन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ये धीरे धीरे और ज़्यादा डेवलप्ड हो जाते हैं और फॉर्मल ऑपरेशनल वाले बच्चे आते हैं 11 से 15 साल के अंदर में। सो ये क्या है, 11 से 15 साल हो रहा है तो एडोलेसेंट में भी आ जा रहे हैं। दी एडोलेसेंट कैन अप्लाई लॉजिक मोर एब्स्ट्रैक्टली, हाइपोथेटिकल थिंकिंग डेवलप्स। एडोलेसेंस का भी एक अलग तरीके का डेवलपमेंट होता है जो कि हम आगे आगे पढ़ेंगे। सो पहले लेट अस लुक एट दी चाइल्डहुड ईयर्स। नाउ यहाँ पर बच्चों की जो एबिलिटी होती है टू मेंटली रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट विच इज़ फिजिकल इज नॉट प्रेजेंट। बच्चे मेंटली एक चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते जो कि फिजिकल नहीं है, आई मीन उसका जो भी प्रेजेंस है वो उसे नहीं दिखा सकते मेंटली। सैलिएंट फीचर क्या है इस स्टेज का, ईगो सेंट्रिज्म। ये बहुत ज़्यादा इस एज ग्रुप के बच्चे बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस्ड रहते हैं, वो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को, दूसरों के पर्सपेक्टिव से एक चीज़ को नहीं समझ सकते ना। बिकॉज ऑफ ईगोसेंट्रिज्म दे ऑल्सो एंगेज इन एनिमिज्म। सपोजिंग एनिमिज्म का मतलब है कि हम सारे टाइप ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स को भी हम लाइफ के साथ एट्रीब्यूट कर देते हैं। सपोजिंग कि एक बच्चे का पैर फिसल गया, वो रोड में गिर गया, वो रोड को मार के बोलेगा कि इस रोड के वजह से मेरे को चोट आ गई, तो उसमें क्या कर रहा है, वो उस रोड को या उस स्टोन को या पत्थर को जिससे उसे लग के चोट आया, उसे वो एक लाइफ की तरह, एक लाइफ का एट्रीब्यूट दे रहा है जो कि एक लिविंग एट्रीब्यूट है। लोगों के अंदर में जो एट्रीब्यूट होता है वो उस नॉन लिविंग थिंग को दे रहा है। सो दैट इज एनिमिज्म। ना 4 से 7 साल के अंदर के जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं कि ये ऐसे क्यों है, वो ऐसे क्यों है, स्काई का कलर ब्लू क्यों है। तो बच्चों के अंदर जो धीरे धीरे है वो एक्सपीरियंसेस होने लगता है, क्योंकि उनका एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शंस जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है, इसलिए ये सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं और उनके मन में इतने सारे सवालात आते रहते हैं।
करते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं उनका इंट्यूटिव थॉट, जो कि अंदर से आता है और अंदर से उन्हें जानने को मन होता है कि ये चीज़ ऐसा क्यों है। अनदर फीचर इज सेंट्रेशन, फोकस ऑन सिंगल कैरेक्टर और फीचर टू अंडरस्टैंड एन इवेंट। वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर को लेके ही वो अपना जजमेंट दे सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी छोटे हैं, अब भी बहुत छोटे हैं एडोलेसेंट वाले एज से। सिर्फ 7 ईयर्स तक की मैं बात कर रही हूँ, तो 2 से 7 साल के बच्चे सब चीज़ को समझने का क्षमता नहीं रखते हैं। दो दे अंडरस्टैंड मैनी थिंग्स, उनका माइंड बहुत डेवलप कर जाता है, लेकिन हर चीज़ वो नहीं समझ सकते। 7 से 11 साल के अंदर जो है उनका इंट्यूटिव थॉट के साथ साथ लॉजिकल थॉट डेवलप करता है। तो ये क्या है, ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है 7 से 11 साल के अंदर में अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। तो इसमें ये रिवर्सिबल मेंटल एक्टिविटीज़ को भी इंक्लूड करते हैं, क्योंकि रिवर्सिबल मेंटल एक्टिविटीज़ करने का इनका क्षमता ज़्यादा बढ़ जाता है। इस स्टेज में धीरे धीरे इसलिए ईगोसेंट्रिज्म कमते जाता है, क्योंकि इट इज़ मोर ऑफ लॉजिकल एंड रैशनल थिंकिंग ज़्यादा हो जाता है। इस एज में बच्चे दे एक्वायर लैंग्वेज सीखना, वो लैंग्वेज को यूज़ करना वो सीख जाते हैं। नेक्स्ट है सोशो इमोशनल डेवलपमेंट। इस एज के दौरान में ये जो भी चाइल्डहुड का एज है 7 साल के अंदर या मान लें 11 साल के अंदर, कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस होते हैं जिस एरिया में डेवलपमेंट यूजुअली देखा जाता है। फर्स्ट इज सेल्फ, सेकंड इज जेंडर एंड थर्ड इज मोरल डेवलपमेंट। तो सेल्फ के बारे में नए नए आइडियाज़ क्रिएट होते हैं धीरे धीरे। जेंडर रियलाइजेशन होता है दैट आई एम अ गर्ल और अ बॉय एंड दैट पर्सन इज ऑफ ऑपोजिट जेंडर। ये सारी बातें धीरे धीरे समझ में आने लगती हैं। मोरल डेवलपमेंट, विच थिंग इज एथिकली करेक्ट एंड विच इज़ नॉट। नाउ थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन बच्चे को ये सारे सवाल मन में आने लगते हैं कि वो कौन है और whom she or he wants to be identified with. And according to Erikson, the response of parents, they either create a sense of initiative or guilt. तो पेरेंट्स जैसा रिएक्ट करते हैं, जिस तरीके से आपके साथ बिहेवियर करते हैं उस एज के दौरान, वो चीज़ आगे चल के बच्चे की पर्सनालिटी को, बिहेवियर को, उसके सक्सेस रेट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। नाउ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो इंक्रीजेस ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर एज। टॉकिंग अबाउट द मोरल डेवलपमेंट, लॉरेंस कोलबर्ग ने कहा कि जैसा कॉग्निटिव या सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट इस एज के दौरान देखा जाता है हमारे मतलब ह्यूमन लाइफ में, वैसा ही मोरल डेवलपमेंट भी एज रिलेटेड है। बिफोर 9 ईयर्स ऑफ एज बच्चे किसी भी चीज़ को एथिकली राइट कैसे समझेंगे, कैसे उन्हें पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर एक्शन या बिहेवियर ये करेक्ट है, इनकरेक्ट है। दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द एंटायर सीन थ्रू द पर्सपेक्टिव ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। सपोजिंग किसी चीज़ को करने के लिए, वो हो सकता है कि वो चीज़ पार्शली करेक्ट हो, लेकिन अगर आप उसे कर रहे हैं और आपको पनिशमेंट मिल रहा है तो बच्चों को लगेगा कि वो गलत है। अगर आपको रिवॉर्ड मिल रहा है तो उनके मन में आएगा कि यही जो है वो डिज़ायरेबल मैनर ऑफ बिहेविंग है। अर्ली एडोलेसेंस में यूजुअली देखा जाता है कि दे मेक दी रूल्स इंटरनलाइज्ड एंड बच्चे जो हैं वो धीरे धीरे अपना रीज़न लगाने लगते हैं कि ये चीज़ ऐसा क्यों है, या ये चीज़ जो है वो सही है, मेरी ओर से सही है, बाकियों के लिए सही है, तो या गलत है, आई डोंट केयर। ये सारी बातें एडोलेसेंस में हम सीखते हैं, लेकिन एडोलेसेंस से पहले जो ईयर्स होता है बच्चों का, उसमें बेसिकली रिवॉर्ड और पनिशमेंट से ही हम चीज़ों को डिसाइड करते हैं विच इज़ एथिकली और मोरली करेक्ट और इनकरेक्ट। नाउ people during the adolescence years, they also develop their personal moral code and which gradually it grows as they also grow. जैसा जैसा वो आगे बढ़ते हैं लाइफ में, वो उनका जो पर्सनल मोरल कोड है वो भी चेंज होने लगता है, क्योंकि एडोलेसेंट ईयर्स आ जाने के बाद हमें एक ऐसा लगता है कि हो सकता है कि लोगों का ओपिनियंस उनके लिए करेक्ट हो, हमारे लिए यही चीज़ करेक्ट है तो हम इसी को मानेंगे। तो ये क्या है कि एक फॉर्मल ऑपरेशनल थॉट हमारा क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से कि हम लोग और ज़्यादा अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं। और ये सब बेसिकली एडोलेसेंट ईयर्स के बाद ही होता है। एडोलेसेंस का जो टर्म है वो कहाँ से आया है? इट हैज़ कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑफ एडोलेसियर, जिसका मतलब है टू ग्रो इनटू मैच्योरिटी। सो व्हाट इज एडोलेसेंस? इट इज़ दैट स्टेज ऑफ लाइफ वेयर it begins at the onset of puberty when sexual maturity is attained. इसमें एडोलेसेंस ईयर्स के पीरियड में इट इज़ अ पीरियड ऑफ रैपिड चेंज बोथ बायोलॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली। तो एडोलेसेंट एक वो पीरियड है जो कि बिगिन होता है ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी से, जहाँ पर कि हमारे बॉडी में
हमारे बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल बहुत सारे चेंजेस होते हैं, और सेक्सुअल मैच्योरिटी इज अटेन्ड. Physical development में there are different types of hormonal secretions which promotes the development of primary and secondary sexual characteristics. जो primary sexual characteristics है, it is more related to the process of reproduction, और secondary जो है वो males females दोनों में देखा जाता है. जैसे कि गर्ल्स में चेंजेस होते हैं हाइट एंड वेट को लेके, कुछ बॉडी पार्ट्स में चेंजेस होते हैं. मेल्स के जो होते हैं, आई मीन बॉयज़ के, वो फेशियल हेयर उनका आने लगता है धीरे धीरे. वॉइस में चेंजेस होता है, बिल्ट में चेंजेस होता है. तो ये सारी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. नाउ सम ऑफ द साइकोलॉजिकल चेंजेस दैट हैपेंस इज इंटरेस्ट इन द मेंबर्स ऑफ अपोजिट सेक्स, सेक्सुअल मैटर्स एंड सेक्सुअल फीलिंग्स दे डेवलप. इसका मतलब है कि एडोलेसेंस में, हम एडोलेसेंट ईयर्स में एंटर करने के बाद हमारी जो इंटरेस्ट हैं ड्यू टू द हार्मोनल चेंजेस, सिक्रीशंस एंड डेवलपमेंट ऑफ आर कॉग्निटिव एबिलिटीज़, हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होने लगता है ऑपोजिट सेक्स या जेंडर के लोगों में. वी जस्ट लव टू इंटरैक्ट एंड बी विथ द पीपल ऑफ द ऑपोजिट जेंडर, और बहुत ज़्यादा सेक्शुअल मैटर्स में एंड ड्यू टू द अटेनमेंट ऑफ मेच्योरिटी थ्रू प्यूबर्टी बॉडीली चेंजेस होते हैं. इसी वजह से सेक्सुअल फीलिंग्स भी बहुत डेवलप करते हैं एडोलेसेंट्स के अंदर में. दैट्स वाई जो साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं, इट मोस्टली towards the sexual matters. Now, teenagers of this age or the adolescents, they are preoccupied with thoughts like what they are like, how they look, लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं. ये सारी चीज़ें जो है adolescents के मन में बहुत ज़्यादा, या फिर यूँ कह लें कि मोस्टली उनके मन में यही सारी चीज़ें चलती रहती हैं. कॉग्निटिव डेवलपमेंटल चेंजेस की बात करूँ तो उनकी जो थॉट्स होती हैं, मैं आपको समझा रही हूँ प्रीनेटल स्टेज के टाइम से, तो अभी धीरे धीरे कॉग्निटिव, सोशो इमोशनल, सोशियो कल्चरल, ये सारी डेवलपमेंट हो चुके हैं. तो थॉट्स जो है वो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट, लॉजिकल और आइडियलिस्टिक भी बन जाता है. अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, एडोलेसेंट का पीरियड आता है फॉर्मल ऑपरेशनल थॉट के अंडर में. तो इसमें बच्चे होते हैं 11 से 15 साल के अंदर में, जिनके अंदर में ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और रीजनिंग एबिलिटीज़ होता है. एंड दे ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट आइडियलिस्टिक थॉट्स एज वेल. फॉर एग्जाम्पल, वो बहुत ज़्यादा आइडल कैरेक्टर्स के बारे में सोचने लगते हैं, खुद को कंपेयर करते हैं, लोगों को कंपेयर करते हैं. सपोजिंग उन्होंने एक आइडल पेरेंट्स का कुछ एक अपने मन में एक कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स बना लिया, फिर वो अपने पेरेंट्स को उस आइडल स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करने की कोशिश करते हैं. नाउ दिस मे एट टाइम्स मेक एडोलेसेंट्स वंडर विच ऑफ द न्यू फाउंड आइडल कैरेक्टरिस्टिक्स और स्टैंडर्ड्स they should adopt. In contrast to trial and error approach used by children in earlier stages of development, adolescent thinking becomes more systematic in solving problems. So, ये क्या है कि वो अपने ऊपर भी लगाने लगते हैं वो सारे स्टैंडर्ड्स को, और खुद भी सोचते हैं कि वो कौन सा आइडल स्टैंडर्ड को अडॉप्ट करें, किसको नहीं करें. बच्चों का जो अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जो था, जहाँ पर कि वो चाइल्डहुड में थे, एडोलेसेंट थिंकिंग बिकम्स मोर सिस्टमैटिक इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. जिस तरीके से वो चाइल्डहुड को पार करके एडोलेसेंट ईयर्स में आते हैं, उनका सिस्टमैटिक थिंकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से डेवलप हो जाता है. दे थिंक ऑफ पॉसिबल कोर्सेज ऑफ एक्शन, सपोजिंग वाई समथिंग इज हैपनिंग द वे इट इज़, एंड सिस्टमैटिकली सीक सोल्यूशंस. इसका मतलब है कि एडोलेसेंट्स जो हैं उनके अंदर में हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो जाता है. वो बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, इवेंट्स को देखते हैं, उसका रीजंस निकालते हैं, सोचते हैं कि अगर एक चीज़ हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है. वो क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग में इंडल्ज हो सकते हैं. इंडल्ज होने का एबिलिटी उनके अंदर में आ जाता है. दैट इज हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग. नाउ लॉजिकल थॉट इन्फ्लुएंसेस मोरल थिंकिंग. मोरल थिंकिंग में भी उनका बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है. अकॉर्डिंग टू डेविड एल काइंड, एडोलेसेंट्स डेवलप स्पेशल काइंड ऑफ ईगोसेंट्रिज्म. जैसे चाइल्डहुड ईयर्स में ईगोसेंट्रिज्म होता है बच्चों के अंदर में, ईगोसेंट्रिज्म और एनिमिज्म का बोथ फीचर्स, एडोलेसेंट ईयर्स में हम देखते हैं कि एक स्पेशल काइंड ऑफ ईगोसेंट्रिज्म एडोलेसेंट्स के अंदर में क्रिएट होता है. फर्स्ट इज द इमेजिनरी ऑडियंस एंड सेकेंड इज सी पर्सनल फेबल. इमेजिनरी ऑडियंस का मतलब है कि वो जिधर भी जाएं, कुछ भी करें, कुछ भी करते रहें या सोचें, वो हमेशा से सोचते हैं ये एक चीज़ कि दूसरे लोग उन्हें देख रहे हैं, उन्हें जज कर रहे हैं, दूसरे लोग भी उनके बारे में सोच रहे हैं जैसा कि वो खुद अपने बारे में सोच रहे हैं. तो एक इमेजिनरी ऑडियंस सा वो क्रिएट करते हैं जो कि एक्चुअल में नहीं होता, लेकिन एडोलेसेंट को लगता है कि लोग उन्हें देख रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर बीइंग इवैल्यूएटेड, दे आर बीइंग जज्ड. और इसी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा कभी कभार स्ट्रेस होता है,
एक्चुअल में स्टिमुलस कुछ भी नहीं होता स्ट्रेस का, लेकिन वो स्ट्रेस का एक्सपीरियंस करते हैं बिकॉज दे फील, दे थिंक एंड दे बिलीव इवन कि लोग उन्हें देख रहे हैं, लोग उनके बारे में बुरा सोचते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि सपोजिंग एक एडोलसेंट ईयर्स की एक लड़की के फेस में अगर पिंपल आ जाए तो उसे लगेगा कि लोग उसके बारे में सोचेंगे कि उसका स्किन कितना ख़राब है, वो अपना स्किन केयर नहीं करती, वो अच्छी तरह से अपना केयर नहीं करती, एंड पीपल विल मेक फन ऑफ हर। जबकि ऐसा कुछ ना भी हो, ऐसा हो सकता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा हो, लोग उसके बारे में कोई भी कुछ ना सोचें, लेकिन वो अपने बारे में ऐसा सोचती है और एक इमेजिनरी ऑडियंस क्रिएट करके अपने आप के अंदर में एक काइंड ऑफ स्ट्रेस भी क्रिएट हो जाता है। ना सेकंड इज पर्सनल फेबल। इट इज अ पार्ट ऑफ द एडोलसेंट्स ईगोसेंट्रिज्म दैट इन्वॉल्व्स दी देयर सेंस ऑफ यूनिकनेस। नाउ एडोलसेंट्स का जो सेंस ऑफ यूनिकनेस होता है वो उन्हें ऐसा दिखाता है कि जैसे कि वो अंदर से फील करते हैं कि हमें कोई नहीं समझता। For example, an adolescent girl thinks that none can sense the hurt she feels because of being betrayed by a friend. तो पर्सनल फीबल का मतलब है कि जो एडोलेसेंट्स होते हैं वो अपने चारों ओर एक ऐसा वाइब क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ पर कि वो एक्सट्रीमली यूनिक दिखे लोगों की आंखों के सामने। वो कुछ भी एक सिचुएशन को लेके वो ऐसा रिएक्शन करेंगे जो कि बाकी सारे लोगों से डिफरेंट होगा। वो बोलेंगे कि तुम हमें नहीं समझ सकते, या ये बहुत कॉमन सा चीज़ है जब एडोलेसेंट ईयर्स में बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स को लगातार कहते हैं कि मम्मा आप मुझे नहीं समझते, या डैड यू कैन नॉट अंडरस्टैंड मी, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग मी, आप मेरे को समझना नहीं चाहते, आप मेरी बात को नहीं सुन रहे। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है क्योंकि उस एज के दौरान ये सारी चेंजेस जो है बॉडी में, हमारे मेंटल एबिलिटीज़ में ये सारी चेंजेस होते रहते हैं, और इसी वजह से जो है एडोलेसेंट्स अजीब टाइप का रिएक्ट करते हैं क्योंकि दे आर नॉट येट एडल्ट्स एंड ऑल्सो दे आर नॉट किड्स एज वेल। सो इसलिए ये सारी चेंजेस होते हैं। और अपने उस पर्सनल फेबल को, वो काइंड ऑफ यूनिकनेस को रिटेन करने के लिए कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो कुछ चीज़ों को कुकअप करके, कुछ चीज़ों को स्टोरी बनाकर भी वो लोगों को सुनाने लग जाएं ताकि वो डिफरेंट लगे, यूनिक लगे लोगों के नज़रों में। ना फॉर्मिंग एन आइडेंटिटी। व्हाट इज एन आइडेंटिटी? आइडेंटिटी इज हु यू आर एंड वॉट योर वैल्यूज, योर कमिटमेंट्स एंड योर बिलीव्स आर। तो इसलिए टीनेजर्स जो है वो अपना, जो भी एडोलेसेंट्स हैं वो अपना आइडेंटिटी बनाने में फोकस करते हैं, और इसी आइडेंटिटी को बनाने के चक्कर में मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे एक्सपीरियंस कन्फ्लिक्ट बिकॉज देर आर रैपिड फ्लक्चुएशंस बिटवीन सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इनसिक्योरिटी। और सेल्फ कॉन्फिडेंस और इनसिक्योरिटी को कंट्रोल करते हैं दो टाइप के डुअल फोर्सेस, जिन्हें कि हम पियर्स कहते हैं, फ्रेंड्स ग्रुप, और कहते हैं पेरेंट्स, जो कि हमारे मम्मी पापा है और हमारे घर में हम उनके साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं। तो पियर्स और पेरेंट्स का जो रोल है इस फॉर्मिंग ऑफ एन आइडेंटिटी वाले टॉपिक में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इन्हीं के साथ इंटरेक्ट करके मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम अपने बारे में एक्सपीरियंसेस लेते हैं, अपने बिहेवियर को समझते हैं, एंड हेंस वी क्रिएट एन आइडेंटिटी ऑफ आवरसेल्व्स। एडोलेसेंट ईयर्स जो है वो बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि बच्चों को समझना जो है वो भी ज़्यादा टफ होने लगता है, क्योंकि बच्चे अपना एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगते हैं, अपना पर्सनल फेबल के वजह से, इमेजिनरी ऑडियंस की वजह से हो सकता है कि वो कभी कभार खुद स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में आ जाएं और लोग उन्हें एक्चुअल में ना समझ पाएँ, क्योंकि पेरेंट्स रिलेट नहीं कर पाते उनके साथ, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि उनके मन में क्या बात चल रहा है। इसीलिए ये एक बहुत ही वल्नरेबल पीरियड भी कहा जा सकता है। और जो मेजर कंसर्न्स है इस एज को लेके वो कुछ फॉलोइंग हैं, जैसा कि सबसे पहला डेलिंक्वेंसी। डेलिंक्वेंसी का मतलब है द वैरायटी ऑफ बिहेवियर्स रेंजिंग फ्रॉम सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, लीगली ऑफेंसेस टू क्रिमिनल एक्ट्स। ये सारी चीज़ों में एडोलेसेंट्स इंडल्ज हो सकते हैं, डेलिंक्वेंसी में इंडल्ज हो सकते हैं, क्योंकि अगर उनके पास पेरेंटल सपोर्ट नहीं है, लोग उन्हें अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करते, तो अंदर ही अंदर बच्चों के मन में एक एंग्जाइटी डेवलप होता है, एक जेलसी डेवलप होता है, जिसकी वजह से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वायलेंस टाइप हरकत कर बैठते हैं बिना सोचे समझे। या फिर हो सकता है कि कुछ कम्युनिटीज़ में पोवर्टी होता है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है, तब उस सिचुएशन में उनको आंखों के आगे कुछ दिखता नहीं है। एडोलेसेंट ईयर्स के जो बच्चे होते हैं तो वो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और कुछ अपने आप को मदद करना चाहते हैं, इसलिए वो स्टीलिंग में, बर्गलरी में, ये सारी चीज़ों में इंडल्ज हो जाते हैं, विच इज़ योर डेलिंक्वेंसी। ना इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे जो हैं एडोलेसेंट वाले जो ये सारे क्राइम करते हैं, क्रिमिनल ऑफेंसेस करते हैं, वो ज़िंदगी भर के लिए वैसे रह जाए, ऐसा नहीं है। उन्हें रिहैब सेंटर्स में लिया जाता है, उनको एजुकेशन देके, वोकेशनल ट्रेनिंग देके, उन्हें समझा के आप उन्हें वापस से एक नॉर्मल पर्सन की तरह भी बना सकते हो। ना सेकेंड इज़ दी सब्सटेंस अब्यूज़। सब्सटेंस अब्यूज़ में आता है सबसे पहला स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग अब्यूज़। ये सारी चीज़ें जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, ये सारी चीज़ों को करने के लिए इंडल्ज हो जाते हैं एडोलेसेंट्स बहुत ईजीली, बिकॉज दिस इज़ द एज
सपोजिंग यू आर आउट विद योर फ्रेंड्स एंड समवन ऑफर्स यू टू स्मोक. कोई आप अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में हैं और आपको आपका फ्रेंड आके बोलता है कि प्लीज़ जस्ट हैव वन पफ. तो अगर आप उस टाइम में मना करते हैं देन दिल जस्ट कॉल्ड यू एन ओल्डी, आपको अनकूल कहेंगे. तो उस टाइम में पीयर के ग्रुप के प्रेशर को हैंडल करने के लिए, उनका सहमति जो है, उनका एक्सेप्टेंस पाने के लिए बच्चे जो हैं ये सारे हरकतों में इंडल्ज हो जाते हैं. लेकिन ये बहुत ज़्यादा डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस होता है इसका, क्योंकि आप ड्रग एब्यूज़, अल्कोहल, ये सारे हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं इसके वजह से वो बहुत ज़्यादा क्रॉनिक होता है, डेडली होता है. दैट्स वाई एडोलसेंट पीरियड जो है बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है ये सारे एक्ट्स में इंडल्ज होने के लिए. नेक्स्ट इज ईटिंग डिसऑर्डर्स. ईटिंग डिसऑर्डर्स में 2 टाइप के डिसऑर्डर्स बताए गए हैं. फर्स्ट इज एनोरेक्सिया नर्वोसा, सेकेंड इज बुलिमिया. दोनों में ऑब्सेशन विद देयर ओन बॉडीज़ है. जिस पेशेंट को हो रखा है ये डिसऑर्डर, उसमें सबसे पहला जो एनोरेक्सिया नर्वोसा है उसमें देर इज relentless pursuit of thinness through starvation. मतलब कि जो भी पर्सन, बेसिकली ये फीमेल्स में देखा गया है, तो जो भी लड़की को एनोरेक्सिया नर्वोसा हो गया है उसके माइंड में एक फोबिया सा हो गया है, एक डिसऑर्डर हो गया है जिससे कि उसे पतला दिखना है. और उसे पतला दिखने के लिए वो अपने बॉडी को स्टार्व करती है और उस पे अपने आप पे, उस एक्ट पे उसका कंट्रोल नहीं रहता. दैट इज़ वाई इट इज़ टर्म्ड एज अ डिसऑर्डर, क्योंकि वो खुद को जानबूझ के स्टार्व करती है एंड स्टार्विंग नियर टू डेथ. सेकेंड इज बुलिमिया वेयर वी सी अ बिंज एंड पर्ज ईटिंग पैटर्न. मतलब कि एक ही बार में बहुत ज़्यादा इंटेक कर लेना फूड का, उसके बाद उसे निकालना, जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स या लैक्सेटिव्स यूज़ करके उसे पर्ज कर लेना, वॉमिट कर लेना. उसका मतलब है बिंज एंड पर्ज ईटिंग पैटर्न विच इज़ बुलिमिया. और इसमें फिर बाद में देखा जाता है कि द पर्सन इज़ रियली गिल्टी फॉर बिहेविंग इन दैट मैनर, लेकिन ये भी एक डिसऑर्डर है. नेक्स्ट कम टू एडल्टहुड. एडल्ट का मतलब क्या है? हमने चाइल्डहुड देखा, एडोलेसेंस देखा, फाइनली एडल्ट. एडल्ट इज समवन हु इज रिस्पॉन्सिबल, मैच्योर, सेल्फ सपोर्टिंग, वेल इंटीग्रेटेड इनटू अ सोसाइटी. एडल्टहुड का जो सबसे 2 इम्पॉर्टेंट फेज होता है वो होता है करियर, वर्क. सेकेंड इज मैरिज, पेरेंटहुड एंड फैमिली. करियर एंड वर्क को ज्वाइन करने के लिए, एक वर्क लाइफ में घुसने के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग इवेंट हो सकता है, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक आपको आपके पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, सब काम घर में आपके आराम से हो जाते थे. अब आप अपने दम पे एक करियर में एंटर करते हैं, अपने दम पे वर्क लाइफ एक्सपीरियंस को आप टैकल करने की कोशिश करते हैं. तो ये एक बहुत स्ट्रेसफुल इवेंट, चैलेंजिंग इवेंट हो सकता है इफ़ यू आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट. नाउ इट ऑल्सो मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ न्यू रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऑफ कोर्स, जो कि बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये आपके खुद के करियर से जुड़ा हुआ है. सेकेंड इज मैरिज, पेरेंटहुड एंड फैमिली. यहाँ पे एडजस्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. सपोजिंग 2 पीपल आर गेटिंग मैरिड, बोथ ऑफ देम हैव नॉट मेट ईच अदर बिफोर. लेकिन आप पहले से अगर उस पर्सन को नहीं जानते हैं, आपकी मैरिज हो जाती है उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ, तो उसके लाइक्स, डिसलाइक्स, प्रेफरेंसेस को समझने के लिए आपको टाइम लगेगा, उन चीज़ों के साथ एडजस्ट करने के लिए आपको टाइम लगेगा. इसलिए जो भी मैरिज है, पेरेंटहुड है, ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट और स्ट्रेसफुल ट्रांजिशन हो जाता है लोगों की लाइफ में, बिकॉज एट टाइम्स दे आर नॉट रियली प्रिपेयर्ड टू इट एंड एट टाइम्स दे आर अनेबल टू टैकल सच सिचुएशंस. क्योंकि आजकल क्या होता है कि पेरेंट्स जो है, बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग, तो इसलिए जब अगर कोई बेबी है घर में या कोई बच्चे हैं, उनका केयर करना, उनके स्कूलिंग एजुकेशन को उतना पर्टिकुलरली ध्यान देना, फिर अपने वर्क को बैलेंस करना, ये बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है. नाउ देयर इज़ ऑल्सो ग्रेजुअल डेट्रियरेशन. जैसा जैसा एडल्टहुड में हम जाते हैं, हमारे बॉडी में कुछ डेट्रियरेशन होता है, जैसा कि विजन में, हियरिंग में, फिजिकल अपीयरेंसेस में चेंजेस होता है, रिंकल्स आती हैं बॉडीज़ में, बोन डेंसिटी कमता है हमारा, लॉन्ग टर्म मेमोरी में चेंजेस आने लगता है. और फिर एडल्टहुड को पार करके वी फाइनली एंटर इनटू द ओल्ड एज. ओल्ड एज का मतलब है, ओल्ड एज का पर्टिकुलर एक डेफिनेशन नहीं दे सकते, क्योंकि पहले माना जाता था कि रिटायरमेंट जब हो जाता है, 60 ईयर्स हो जाता है जब लोगों को, तब आप ओल्ड एज कह सकते हो. लेकिन आजकल का मेडिकल हेल्थ केयर इतना ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है, एनवायरनमेंट इम्प्रूव हो चुका है, लोगों के अंदर में अवेयरनेस आ चुका है, तो वो हेल्दी लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने लाइफ में. तो उसकी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रहा है. और हो सकता है कि पहले के ईयर्स में 60 साल को बोलते थे कि बुढ़ापा आ गया, लेकिन अभी 75 प्लस के लोग भी बहुत अच्छी तरह से हेल्दी लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं और अपना काम भी कर पा रहे हैं अच्छी तरह से. तो ओल्ड एज का कुछ ऐसा है नहीं अभी पर्टिकुलरली, बिकॉज ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़. लेकिन ओल्ड एज के साथ जो कुछ चैलेंजेस आता है एक पर्सन की लाइफ में, वो ये है कि रिटायरमेंट का चैलेंज, विडोहुड,
illness, death in the family. Now, experiences of old age, it depends upon socio-economical conditions of the person, availability of healthcare, attitude of people, एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी एंड द सपोर्ट सिस्टम जो कि आपका फैमिली है. तो रिटायरमेंट के बारे में अगर मैं आपसे कहूँ तो कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव चेंजेस ला सकता है, कुछ लोगों को लगेगा कि हाँ इसके वजह से अभी हम अपने पर्सनल इंटरेस्ट को ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, पर्सनली डेवलप कर सकते हैं, और वो सारी चीज़ें जो हम अपने वर्क टाइम में नहीं कर सकते थे या नहीं कर पा रहे थे वो चीज़ हम टेकअप कर सकते हैं. लेकिन कुछ लोगों के लिए नेगेटिव चेंज लाता है. उन्हें लगता है कि जो सबसे बड़ा सोर्स था उनके प्रेस्टीज का या इकोनॉमिक फाइनेंशियल सपोर्ट था वो चीज़ उनसे जा रहा है, और वो एक टैग है था, एक पोजीशन था, आप अपना जॉब जाते थे, आप एक पर्टिकुलर एक पोजीशन में थे, तो आपको लगता है कि वो चीज़ आपसे छीन गई है. तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट्स गिराता है, मतलब बॉडी में भी और पर्सन के मेंटल एबिलिटीज़ में भी नेगेटिव इम्पैक्ट गिराता है, जैसे कि स्ट्रेस बढ़ जाएगा, एंग्जाइटी होगा. और मोस्टली जो है ओल्ड एज का एक्सपीरियंसेस जो है वो डिपेंड करता है कि आप कैसे, आपका सपोर्ट सिस्टम कैसा है, आपके जो आसपास जो लोग हैं उनका एटीट्यूड आपको लेके कैसा है. जनरली देखा जाता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं उनको पेरेंट्स बहुत अच्छी तरह से लाड प्यार से रखते हैं ताकि उनके ओल्ड एज टाइम में वो उनके साथ रहें. लेकिन आजकल का जैसा दौर हो गया है, चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू स्टे विद देयर पेरेंट्स, तो उससे पेरेंट्स के मन में जो है सोशल एंग्जाइटी होने लगता है और स्ट्रेस होने लगता है, और उन्हें अकेले में रहने का मतलब एक लोनलीनेस का भी एक फियर हो जाता है. और ओल्ड एज के साथ साथ देयर आर न्यू रोल्स असाइंड इन द फैमिली स्ट्रक्चर. जैसे ओल्ड एज हो गया तो आपको ग्रैंड पेरेंटिंग का भी आपको करना पड़ेगा आपके, क्योंकि बच्चों के बच्चे आने लगेंगे तो आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगा, रोल्स बढ़ जाएगा. और कभी कभार मतलब जैसे कि इनसिक्योरिटी सा भी होने लगता है अगर आपके फैमिली वाले आपके साथ ना रहें, आपके फैमिली वाले आपके पास ना रहें तो, क्योंकि ये एक बहुत नेचुरल प्रोसेस है कि जब इंसानों का ओल्ड एज हो जाता है उनके अंदर की जो एनर्जी होती है वो कम हो जाती है. डिपेंडेंसी जो है बाकी लोगों पे डे टू डे लाइफ का रूटीन फॉलो करने में या एक्टिविटीज़ कैरी आउट करने में वो बढ़ जाता है. तो अगर आपके फैमिली वाले आपके पास ना रहें तो आपके अंदर वो इनसिक्योरिटी आने लगती है, हो सकता है पैसों की वजह से आने लगती है या हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से आने लगती है, आपको अकेला फील होता है, इसलिए ओल्ड एज जो है वो नेगेटिव एक्सपीरियंस भी हो सकता है. सो that's all for this chapter. I hope you all like it. Please don't forget to give it a thumbs up, subscribe to my channel, and thank you for watching.